अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं। उसमें आज आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी के हवाले से क्या बना है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्ट रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब के जो केस की जो समाअत है वो कब होने जा रही है वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वो जो बयान हल्फी साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान शमीम ने जमा कराया था, उसके हवाले से बरतानिया से क्या खबरें आ रही हैं और क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ हम एक छोटी सी एक अहम खबर वो आपको आखिर में शेयर करेंगे और जिसके हवाले से आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी, तभी आपको बात समझ में आ सकेगी। तो पहली जो खबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी के हवाले से है, जिनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है और वो काफ़ी देर सुप्रीम कोर्ट में कमरों में छुपते फिर रहे हैं और मामलात ऐसे हैं कि नैब वाले जो है वो मुख्तलिफ कमरों में उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। और सूरत हाल यही है कि वो ज़ाहिर बात है वो गिरफ्तार हो जाएंगे और नैब ने उसके हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल कर रखी हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जो है बेंच ने ये केस की आज समाअत की है और आगा सिराज दुरानी की जानिब से सीनियर कानूनदान मंझे हुए वकील और कानूनी दलाइल में अपनी मिसाल आप मखदूम अली खान पेश हुए हैं और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में दलाइल पेश किए हैं। ताहम अदालत ने उनके दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया है और आगा सिराज दुरानी की जो जमानत है वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है और आगा सिराज दुरानी को हुक्म दिया है कि वो खुद को नैब के रूबरू सरेंडर कर दें और अपने आप को नैब के हवाले कर दें। ज़ाहिर बात है जैसे ही वो नैब के हवाले होंगे इसी तरह उनको वो मेहमान बनाकर ले जाएंगे और 24 आवर में ही उनको कल उम्मीद काफ़ी है कि मुतलका जज के रूबरू पेश करके उनका जो है वो रिमांड लेने की भी कोशिश की जाएगी और ये भी हो सकता है कि वो हिफाजती रिमांड लें और फिर उनको कराची मुंतकिल करें। बहरहाल ये केस भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। उनके खिलाफ जो है करप्शन के मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं और केस अभी अदालतों में ज़ेर समात है। दूसरा मामला है और बहुत अच्छे और बहुत मिलनसार साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर जनाब शौकत सिद्दीकी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जो उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया गया था उसके खिलाफ जो दरख्वास्त दायर कर रखी है उसकी समाअत जो है वो उसके लिए 6 दिसंबर की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है, यानी मुजवज़ा तारीख है और इस तारीख को जो है उनकी समाअत होगी। ताहम ये समाअत अभी किस बेंच में होगी, ज़ाहिर सी बात है उनकी समाअत गालिबन जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच ने की थी। तो या जो भी जिस बेंच में भी ये पिछली बार इसकी समाअत हुई थी ये केस भी उन्हीं में लगाए जाने का इम्कान है और ज़ाहिर सी बात है ये जो काज लिस्ट होती है पहले प्रपोज्ड होती है, उसके बाद फिर ये हतमी काज लिस्ट की शक्ल में ये बेंचों में जो है वो जजेस के दरमियान ये केसेस फिर तकसीम होते हैं और फिर ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं और उसके बाद फिर ये इसकी बाकायदा समाअत होती है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो है वो जो तकरीर की थी इस्लामाबाद और रावलपिंडी बार एसोसिएशन के पिंडाल में, वो उनकी बर्खास्ती का सबब बनी। उन पे और भी ये इस तरह की बातें की गई। उन्होंने जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें हसास इदारों के हवाले से उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की थी और ये भी कहा था कि जो एक हसास दफ्तर के बाहर सड़क से रुकावटें हटाने का जो केस था उस सिलसिले में बाज़ अहम शख्सियात ने उनसे घर में मुलाकात भी की थी और उनसे
कहा था कि वो अपने इस हुक्म को रिव्यू करें, और इस पर उन्होंने उनको जवाब दिया था कि आप अगर इस मामले को बेहतर करना चाहते हैं और इसको निपटाना चाहते हैं तो आप, मैंने तो चूंकि आइन और कानून के मुताबिक ये फैसला दिया था, इसलिए अगर आप इसको रिव्यू कराना चाहते हैं या इसके हवाले से इसको कलादम करार दिलाना चाहते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट से रजू करना होगा। इस हवाले से उन्होंने एफिडेविट में 2 बार की मुलाकातों का जिक्र भी किया, और फिर उनके एक आला अफसर की जानिब से अपने मातहतों बारे माफ़ी मांगने और फिर कानून के मुताबिक मामलात आगे चलाने, और फिर दीगर ख्वाहिशात का जो भी इजहार किया था उसका भी तज़किरा उन्होंने एफिडेविट में किया था। अब उस सिलसिले में जो केस है उसकी भी समाअत होगी, और हामिद खान जो हैं वो उनके वकील के तौर पे अदालत में पेश होंगे। और जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी एक मंझे हुए वकील हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़े अहम अहम मुकदमात में वो पेश होते रहे हैं, ख़ास तौर पे लापता अफराद के मुकदमा, लाल मस्जिद के हवाले से, और उन्होंने बहुत अच्छे मुकदमात में बतौर कानूनदान अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी, जिसको देखते हुए उन्हें बतौर जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया। उसके बाद फिर अगर ये मामलात सामने ना आते और मसाइल ना बनते और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से उनकी सबको दोषी ना होती तो आज वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होते। ताहम अभी उसी फैसले के खिलाफ, अब तो चूंकि वो रिटायर भी हो चुके हैं, और अब उसी फैसले के खिलाफ वो आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, और एक लंबे अरसे से ये केस चल रहा है और अभी तक इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। वो इस ख्वाहिश के साथ दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए थे, और उन्होंने बाज़ दरखास्तें भी जल्द समाअत के लिए दी थी, और अब जो शुनीद है और प्रपोज जो लिस्ट है उसके तहत जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो केस है वो 6 दिसंबर को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है। अब वो अब किस बेंच में होगा, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में भी मालूमात दे सके। उसके बाद जो बर्निंग इशू है और जिस पे समझ नहीं आ रही कि वो बयान हल्फी ऐसा क्या मुकद्दस हो गया कि जिसके हवाले से वो बरतानवी हुकाम और पता नहीं कहाँ कहाँ से निजी टीवी चैनल्स जो है ना उनकी जो है ना गुफ्तगू सुनवा रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राना शमीम का जो बयान हल्फी था उन्होंने बड़े होश व हवास में दिया था। और ज़ाहिर बात है, जब पैसे बंदे को मिल रहे हों तो फिर होश भी आ जाते हैं और हवास भी कायम रहते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, वो जिन्होंने ये बयान हल्फी उनका वो मुरतब किया था वो भी बताते हैं कि उन्होंने पूरे होश व हवास के साथ ये बयान दिया था, और उन्होंने उनकी मौजूदगी में दस्तखत भी किए थे, और वो पाकिस्तान आने के लिए भी इसके लिए तैयार हैं, वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार है। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है जो एफिडेविट के हवाले से। और अब जो मीर शकील रहमान साहब का बयान भी जो जमा हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि वो हेड ऑफ न्यूज़पेपर हैं, लिहाजा वो छोटी छोटी खबरों को वो नहीं देखते, उनका काम ओवरऑल अखबार को देखना होता है। और जो जिस तरह की वो खबर थी उसके हवाले से उनको हुकाम ने बताया कि उन्होंने खबर के हवाले से जितने भी कवायद व ज़वाबित हैं और जो ज़रूरतें हैं, जो अहम हिसाब होते हैं उनको पूरा किया है, तकाज़े पूरे करते हुए ये खबर शाये हुई है। लिहाजा वो नहीं समझते कि ये खबर गलत है, जबकि जिन्होंने ये एफिडेविट दिया था उन्होंने ये तस्लीम भी किया है कि उन्हीं का ये एफिडेविट है, तो लिहाजा उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत नहीं बनती। ये एक लिहाज से ऐसे ही है कि जैसे किसी को कुछ मालूम हो और वो आगे उसको नशर कर दे, और वो रिटर्न में हमें मिला, हमने रिटर्न के हिसाब से वो खबर दी है। ये और बात है कि जो अंसार अब्बासी हैं वो अभी तक हैरत के झटकों से संभल नहीं पाए हैं, क्योंकि राना शमीम ने ये कहा है कि उन्होंने जो बयान हल्फी दिया था वो बंद लिफाफे में था। अब किसने खोला है और कैसे मीडिया तक पहुंचा है, और जबकि अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि ये बयान हल्फी उन्हें यहाँ से मिला है, और फिर इस हवाले से उन्होंने इनके कंटेंट के हवाले से भी जो है उनसे बात की थी, जिसको उन्होंने एक लिहाज से इत्तफाक भी किया था कि वाकई ये वही बयान हल्फी है। मगर राना शमीम अब जिस अंदाज से मामलात को उलझा रहे हैं
تو آنے والی جو سماعت ہے وہ اگلے ہفتے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور یہ جو سماعت ہے اس میں جو توہین عدالت کے ایک لحاظ سے جو اظہار وجوہ کے جو نوٹسز عدالت نے جاری کر رکھے ہیں ان کا کیا بنتا ہے، کیا وہ ویکیٹ کر لیتے ہیں یا اس کے حوالے سے پھر آگے مزید سماعت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس حوالے سے اپنی بات سے انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی عدالت جو کارروائی کرنے جا رہی ہے اس کی ہم وضاحت دے چکے، ہم نے کوئی کنٹیم نہیں کی، اور انصار عباسی یہاں تک کہتے رہے کہ عدالت چاہے جو مرضی کرے، اسے جیل بھیجنا چاہتی ہے، جو کرنا چاہتی ہے کرے، وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور انہوں نے جو خبر دی ہے وہ بالکل درست ہے، ان کے معلومات کے مطابق وہ تمام انہوں نے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اب اگر فرض کریں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں مزید کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے تو اظہار وجوہ کے نوٹسز کے جواب آنے کے بعد اگر عدالت ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوتی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوگا، اور یہی ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان اس کے پراسیکیوٹر مقرر ہوں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ گواہیاں شواہد اور پھر ان پہ بات ہوگی، اور پھر ان کے درج کرنے کے بعد ان پہ جرا ہوگی، اور جرا ہونے کے بعد پھر جو حالات سامنے آئیں گے اس کی روشنی میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ حتمی فیصلہ جاری کرے گی۔ اور یہ جو صورتحال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جتنے بھی معاملات ہیں پورے ملک کی نظریں اس وقت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ نواز شریف اور مریم نواز کا جو معاملہ ہے وہ ایک طرف ان کی ضمانت کے کیسز چل رہے ہیں، انہوں نے نیب کی جو جتنی بھی رپورٹس ہیں اور جتنی بھی تحقیقات ہیں اس پہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے غم و غصے کا اظہار کر رکھا ہے، ان کو ختم کرنے کی استدعا بھی کر رکھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ اگلے ہفتے کیا کرتی ہے، اس وقت تک کے لیے آپ میری نئی ویڈیو کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اور آخر میں یہ خبر میں جو دینی تھی وہ یہی ہے کہ ابھی تک پاکستان بار کونسل نے ایسے وکلا جن کے حوالے سے مختلف شکایات تھیں ان کے جو انضباطی ٹریبونل سمجھ لیں وہ ابھی تک جو جسٹس مقبول باقر کی سربراہی میں ہے وہ اس نے ابھی تک سماعت شروع نہیں کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب سماعت کرتے ہیں، اور 2003 سے بھی مقدمات پڑے ہیں اور وکلا ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ کب ان کی سنوائی ہوتی ہے اور کب ان کا لائسنس بحال ہوتا ہے اور وہ اپنے خاندان کے لیے ایک بار پھر روزی روٹی کا ساما کر سکتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز، جلد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔